Kerala today is the most badly economically mismanaged state in the country. As the southern state of Kerala is facing financial crisis, the Supreme Government on Tuesday asked the central government to be slightly liberal and give a one-time package as a special case to Kerala. We don't get any support from the union government. That is the issue. We have lost 57,000 crores last year. ₹21,253 करोड़ रुपए, ये वो अमाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ही महीनों पहले केरला की स्टेट गवर्नमेंट को एज लोन दिए ताकि केरला की गवर्नमेंट अपने यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर सके, जो कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों से नहीं पे की थी। रीसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हालत ये हो गई है कि पेट्रोल पंप वाले भी पुलिस कार में पेट्रोल डालने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनकी उधारी बहुत ज्यादा हो गई है। अब इसके पहले कि आप कुछ और सोचे, मैं आपको बता दूं कि केरला इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो लिटरेसी रेट के मामले में हमेशा टॉप 10 की ही लिस्ट में रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम हेल्थ केयर की भी बात करें तो केरला उसमें भी हमेशा टॉप 10 में ही रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भी राम मंदिर की बात आती है तो कई लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, इसके बदले हॉस्पिटल, स्कूल्स या कॉलेजेस बनाओ। पर आज केरला जैसे स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर इतने हाई लिटरेसी रेट वाले स्टेट में अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो केरला के इस करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले केरला के रेवेन्यू मॉडल को समझना होगा। केरला स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है सेल्स टैक्स, जिसके बाद आता है स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, जिसमें अल्कोहल और बाकी इंटॉक्सिकेंट्स पे लगाए जाने वाले टैक्स शामिल होते हैं। देन उसके बाद आता है मोटर व्हीकल टैक्स, जिसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशंस के चार्जेस शामिल होते हैं। देन स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फीस, ये टैक्स तब लगता है जब कोई भी अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाता है। एंड लास्ट में है लैंड रेवेन्यू, जिसमें लैंड ओनरशिप पे लगने वाले टैक्सेस से केरला गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। अब ये जो टैक्स से रेवेन्यू आता है इसे कहते हैं स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। अब इसके अलावा एक और सोर्स है जिसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हर स्टेट को अलग अलग तरीके से फंड्स प्रोवाइड करती है। एंड इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को ग्रांट्स के फॉर्म में भी फंड्स प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से केरला गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के लिए काफी सारी सोर्सेज है। तो अगर हम एक एंगल से देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि केरला की गवर्नमेंट काफी सारा इनकम बना रही है। बट अगर हम इसी पिक्चर को एक ब्रॉडर एंगल से देखेंगे तो हमें कुछ और नजर आएगा। देखो, केरला की गवर्नमेंट ठीक ठाक रेवेन्यू कमा तो रही है, बट इस रेवेन्यू को सही से मैनेज नहीं कर पा रही। मान लो आपकी फैमिली में आपको मिला के कुल 6 लोग हैं, आप, आपकी पत्नी, आपके मम्मी पापा और आपके 2 बच्चे जो कि 10 और 12 साल के हैं। अब मान लो आप किसी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करते हो जहां पे आपकी सैलरी 50,000 है और अब आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में और पेरेंट्स की दवाई में खर्च हो जाता है। तो अब आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ किसी से उधारी लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अब ये साइकिल चलती जाएगी क्योंकि जो भी पैसे आप पढ़ाई और दवाई में लगा रहे हैं उससे आपको कोई रिटर्न नहीं आ रहा या फिर उससे आपकी कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। और यही एग्जैक्ट सिचुएशन केरला के साथ हो रही है। अगर हेल्थ केयर की बात करूं तो गवर्नमेंट जितना खर्चा हेल्थ केयर पे कर रही है उसकी वजह से वहां पे पैदा होने वाले बच्चे के 5 साल तक जिंदा रहने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि केरला अफ्रीकन लेवल टैक्सेशन के साथ लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज जैसा सोशल प्रोटेक्शन भी देना चाहता है। अब एक हाई लिटरेसी वाला स्टेट इतनी कॉमन सी चीज कैसे मिस कर सकता है, ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है। अब देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें हेल्थ केयर और एजुकेशन को और बेहतर बनाना चाहिए, बट इसके अलावा हमें रेवेन्यू बढ़ाने के सोर्सेज पे भी तो ध्यान देना चाहिए। अगर केरला गवर्नमेंट के मनी मैनेजमेंट की बात करूं तो केरला गवर्नमेंट अपना 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू सैलरीज, पेंशन्स और इंटरेस्ट पे करने में खर्च कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब 11th पे कमीशन अनाउंस किया गया तब सिचुएशन और भी खराब हो गई। पहले गवर्नमेंट जो सैलरीज एंड पेंशन्स पे खर्च कर रही थी वो अमाउंट था 25,000 करोड़, पर 11th पे कमीशन के अनाउंस होने के बाद यही अमाउंट बढ़ के 72,000 करोड़ बन गया। दूसरी एक रिपोर्ट के हिसाब से केरला के कमिटेड एक्सपेंसेस उसके रेवेन्यू से 71% ज्यादा है, जबकि दूसरे स्टेट्स के 60% से भी कम है। और इसकी वजह से केरला गवर्नमेंट इंफ्रा में इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रही जिसकी वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज केरला में क्रिएट हो पाए। अब देखो, रियलिटी ये है कि केरला स्टेट का जो रेवेन्यू है वो है 68,000 करोड़ का और जो केरला का कमिटेड एक्सपेंस है वो है 72,000 करोड़ का। और असली प्रॉब्लम भी यही से शुरू होती है और इसीलिए भी केरला स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है।
अब देखो, वीडियो की शुरुआत में हमने एक चीज समझी थी कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास टू मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। एक वो जो खुद कमाती है थ्रू टैक्सेस, और दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें फंडिंग मिलती है। सो प्रेजेंट में ये हो रहा है कि केरला स्टेट के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी पे कर सके, और इसीलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से फाइनेंशियल हेल्प चाहती है। बट प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है। अब रिसेंटली जो केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो लीगल डिस्प्यूट शुरू हुआ है, उसे समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एनबीसी क्या होता है। अगर आसान भाषा में कहूं तो नेट बोरोइंग सीलिंग को आप एक लिमिट समझ लो। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे उधार ले सकती है फॉर वेरियस रीजंस, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी शामिल है। और अगर स्टेट का कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कि कोई स्कीम या फिर योजना है, तो वो भी शामिल है। लेकिन इसमें भी एक लिमिट सेट होती है। कोई भी स्टेट अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक सर्टेन परसेंटेज ही सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो कर सकता है। अब 27 मार्च 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट पे एनबीसी लगा दिया, जिसके हिसाब से केरला गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है। अब केरला की जीएसडीपी है 10 लाख करोड़, और उसके हिसाब से उसका 3% होता है 30,000 करोड़। पहले अगर केरला को फंड्स की जरूरत होती और अगर सेंटर ये फंड्स नहीं दे पाता, तो केरला ओपन मार्केट या फिर किसी प्राइवेट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ये फंड्स ले सकती थी। बट देन 2021 में फाइनेंस कमीशन ने ये लूप होल भी बंद कर दिया। सो अल्टीमेटली अब एनबीसी में ओपन मार्केट बोरोइंग्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द लायबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट, ये सब ऐड हो गया था। तो अब केरला स्टेट वहां से भी फंड नहीं ले सकती थी। लेकिन फिर 11 अगस्त 2023 को केरला गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और एक सरप्राइज मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट पे ओपन मार्केट से फंड्स बोरो करने के ऊपर लिमिट लगा दी और अपर लिमिट को 21,000 करोड़ बना दिया। और यहाँ से शुरू हुई सेंटर वर्सेस स्टेट की वॉर, जो लीगल डिस्प्यूट बन गया और पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब अप्रैल 2024 को ये पूरा मैटर कोर्ट पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की एप्लीकेशन को ये बोल के रिजेक्ट कर देती है कि ये पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस स्टेट गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है और सेंट्रल की इसमें कोई गलती नहीं है। कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग्स के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं मैच कर पा रही, और अगर ऐसे में इनका एप्लीकेशन देख के फंड अप्रूव कर दिया जाए तो बाकी स्टेट्स के लिए गलत एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ही मना कर दिया और बात यहाँ पे खत्म हो गई। 15 फरवरी 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम 13 करोड़ रुपए दे सकते हैं केरला गवर्नमेंट को अगर वो अपना लॉ सूट विड्रॉ कर ले। पर उस टाइम जो जज की बेंच थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन थे, उन्होंने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। आखिर 8 मार्च और 13 मार्च 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि स्टेट को 8,000 और 4,000 ऐसे कुल मिला के 12,000 करोड़ देगी। अब ये सब चल रहा था, तभी 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की अर्जी को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मेंशन किया कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है केरला स्टेट में, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। बट फिर मई 2024 में ये खबर आती है कि केरला की हेल्प करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला के लिए 21,000 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर हो सके तो वन टाइम स्पेशल पैकेज दिया जाए, वो भी स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ट्विटर पे टैग करते हुए ये मेंशन किया था कि जो स्टेट ने 21,000 करोड़ के लिए अर्जी डाली थी वो सैंक्शन हो गई है और स्टेट को दिसंबर 2024 तक ये पैसे मिल जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और क्या जो हुआ वो सही हुआ। क्या केरला गवर्नमेंट कभी ये पैसा वापस चुका पाएगी? क्योंकि केरला गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ दीज फंड्स ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है जहां से उनका कोई रिटर्न नहीं है। ये सब चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंटर जो पैसा केरला स्टेट को दे रही है वो पूरे देश का है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ देता हूँ क्योंकि आप इस देश की जनता है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला सही था या गलत?